नमस्कार बच्चों, हमने इस पाठ में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण मैंने बताया था सिर्फ एक ही विधि द्वारा निकाला जाता है और वो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में कैथोड पर धातु का निक्षेपण किया जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन के लिए हमको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हम एक टैंक लेंगे। इस टैंक में हम दो पत्तियां लगाएंगे, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड ऋणावेशित पट्टी होती है, एनोड धनावेशित पट्टी होती है। जो कैथोड है वो हम उसी धातु की शुद्ध पट्टी लेते हैं। जिस धातु को हमें निष्कर्षित करना है उसी धातु की शुद्ध पट्टी, और यहाँ पर एनोड हमें वो लेना है उस धातु की अशुद्ध पट्टी, यानी कि जिस धातु को शुद्ध करना है उसका लेपन हम यहाँ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड और एनोड हमने यहाँ पर ली है कॉपर की, हमें कॉपर शुद्ध करना है इसलिए, और इसे परिपथ से जोड़ दिया जाता है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में भी हमें उसी धातु का लवण विलयन लेना है जिसको हमें शुद्ध करना है। तो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का लवण विलयन लिया है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस पर जो अशुद्ध धातु है यानी कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ विलयन में आ जाएगा और अशुद्धियाँ भी विलयन में नीचे उतरती जाएंगी। ये कॉपर जो है ये कॉपर आयन धन आयन में बदल जाएगा। धन आयन में बदलने के बाद ये इस कैथोड पट्टी की तरफ आकर्षित होगा और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस कैथोड पट्टी पर निक्षेपित होता जाएगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कॉपर धन आयन में बदलेगा और कैथोड पर निक्षेपित होता जाएगा दो इलेक्ट्रॉन लेकर, और जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे जमती जाएंगी जिसे हम बोलते हैं एनोड पंख। तो इस प्रकार ये क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि हमें कॉपर की पूरी शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होती है, और इस प्रकार से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। चित्रानुसार एक टैंक में कैथोड और एनोड लगाया गया है। एनोड पर अशुद्ध धातु है जिसे शुद्ध करना है, जो विद्युत अपघट्य विलयन में भी अपघट्य भी इसी धातु लवण का लेना है जो CuSO4 का विलयन है। विलयन में धारा प्रवाहित होने पर अशुद्ध धातु एनोड से विलयन में मिलती जाती है और कॉपर आयन विलयन से कैथोड पर धातु के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं और अशुद्धि एनोड के नीचे जमा हो जाती है जिसे एनोड पंख कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है। जब धातु वायु में उपस्थित तत्वों से क्रिया कर लेती है तो एक परत बनाती है। ये परत जो है जैसे चांदी पर काली परत चढ़ जाती है चांदी और सल्फाइड की क्रिया से, सिल्वर सल्फाइड के कारण, और कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण। लोहे पर भी जंग लग जाती है, ये हम सब जानते हैं। तो इसके उपाय क्या है, किसके द्वारा हम इससे बचा सकते हैं। तो या तो हम इस पर पेंट कर सकते हैं या तेल या ग्रीस लगा सकते हैं या यशद लेपन कर सकते हैं। यशद लेपन यानी लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, या फिर हम क्रोमियम लेपन कर सकते हैं, या फिर हम एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर इसको बचा सकते हैं संक्षारण से। अब मिश्र धातु के बारे में पढ़ते हैं कि मिश्र धातु क्या है। वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक धातु मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि हमें आवश्यक वाले गुणों को प्राप्त करने के लिए जब दो तीन धातुएं मिलाकर कोई नई धातु बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मिश्र धातु, यानी धातुओं का मिश्रण। अब मिश्र धातु का जो गलनांक और विद्युत चालकता होती है वो शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है। जैसे लोहा है, लोहा शुद्ध रूप से बहुत नरम होता है, सरलता से खिंच जाता है, इसलिए इसे कठोर बनाया जाता है, और कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन। इसी तरह से सोना है, ये भी 24 कैरेट का होता है और बहुत नरम होता है, तो इसे गहने बनाने के लिए इसमें चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है। तो भारत में 22 कैरेट का सोना मिलता है जिसमें से 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी होता है 22 कैरेट के सोने में। अब हम पढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें किसका मिश्रण होता है, लोहा और क्रोमियम का। पीतल में तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। कांसे में तांबा और टिन का मिश्रण होता है जो कि विद्युत कुचालक होता है। सोल्डर यानी कि सीसा और टिन को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाई जाती है इसका गलनांक बहुत कम होता है और विद्युत तार की वेल्डिंग में काम आता है। इसके अलावा जो पारद की मिश्र धातु बनती है उसको बोलते हैं अमलगम।
इस प्रकार ये पाठ पूरा होता है।